देखिए कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। दोस्तों ये सेट जो है, मैंने सेट फर्स्ट जब आपको कराया था तो वहाँ पे इसका आंसर मैंने बताया था कि क्वेश्चन था कि बच्चों की सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से कैसी होती है, तो वहाँ पे आपका आंसर था गुणात्मक रूप से भिन्न होती थी, जो कि 21 जनवरी 2022 का प्रश्न था। और ये क्वेश्चन देखिए एक दूसरे से लिंक करते हुए क्वेश्चन है। अगर आप इसके हर एक सेट के सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपके 90 नंबर आने तय हैं। और अच्छे से 2-3 बार अगर रिवाइज कर लेते हो तो आप 100+ भी स्कोर कर सकते हो। तो हम एक एक सेट को ऐसे ही लिंक करके आपको समझाने वाले हैं, तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 भी देखेंगे हम इसके आगे, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन रिपीटेड है डिसकैलकुलिया, जो कि मैंने अभी केवल एक सेट सॉल्व कराया है। तो एक सेट में लगभग जब आपके सीडीपी के केवल 2-3 क्वेश्चन मैच कर जा रहे हैं, तो अगर आप 20-25 सेट सॉल्व कर लोगे तो आपको 20-22 नंबर तो ऐसे ही अपने सेट से ही मिल जाएंगे। और हम आपको नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट भी बताते चलेंगे, कैसे जो है आपके सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का आर्यम के क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे ये जो क्वेश्चन है वो 17 जनवरी 2022 का प्रश्न है। हम चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। उस विशिष्ट इसकी अंग्रेजी है रिप्रेजेंट ऑफ स्पेसिफिक टाइम व्हेन चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली सस्पेक्टेबल ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई इन देयर एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन है सेंसिटिव पीरियड, एक्सप्लिट पीरियड, प्लास्टिसिटी ड्यूरेशन एंड द मेंटल एजेशन। तो विशिष्ट समय जब बच्चे के वातावरण खास प्रकार से उद्दीपित किया जाए। तो बच्चों ये कौन सी अवधि हो जाएगी? संवेदनशील अवधि हो जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि संवेदनशील समय के ऐसे अंतराल होते हैं जब विशेष रूप से अनुकूल स्थितियां किसी बालक को कुछ कौशल और क्षमताओं, व्यवहार या मनोवैज्ञानिक गुणों से गठन के लिए बनाई जाती है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि बच्चों की विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों की तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। यहाँ पे आप चीज़ पढ़ना कि बच्चों के विकास की प्रगति दूसरों बच्चों की तुलना करके, तो तुलना की जा रही है। तो क्या ये ऑप्शन सही होना? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स आपको साफ साफ दिख रहा है। कथन पर कारण पढ़ते हैं। विकास का स्वरूप व अनुक्रम विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। कैसे हो जाएगी? सभी बच्चे कैसे जो है विकास का क्रम, सबका जीन अलग अलग है, सबकी क्षमता अलग अलग होती है, तो ये सार्वभौमिक रूप से समान नहीं हो सकती। तो कथन और कारण दोनों गलत है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि बच्चों की द्वितीयक समाजीकरण की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वो स्कूल जैसे औपचारिक संस्थान जाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि शैशवावस्था, पारंपरिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो शैशवावस्था में तो वही स्कूल जाता ही नहीं है। दूसरा है पारंपरिक बाल्यावस्था, जो कह सकते हो अर्ली चाइल्डहुड। तो यहीं से जो है बच्चे की द्वितीयक समाजीकरण की अवस्था आरंभ होती है। तो आप पारंपरिक बाल्यावस्था पे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और माध्यमिक बाल्यावस्था उसके बाद की अवस्था है, किशोरावस्था उसके बाद की अवस्था है। तो यहाँ पे जो आरंभ है वो पारंपरिक बाल्यावस्था से ही आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। ये थर्ड था ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम करते हैं और कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसे अमूर्त रचना को समझने में सक्षम होते हैं? देखिए यहाँ पे अमूर्त लिखा है, तो आप अमूर्त पे मार के सही आ जाइए। यहाँ पे अमूर्त संक्रात्मक अवस्था ही करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपको सोचना ही नहीं। जहाँ पे अमूर्त दिखे और अमूर्त ऑप्शन दिखे तो यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो आलोचना क्या है यहाँ पे? सबसे पहले जीन पियाजे के नियम आपको बता दें। जीन पियाजे के नियम में आपको सोचते हैं बच्चे सक्रिय प्राणी हैं और बच्चों की सोच वयस्कों की सोच में गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ये भी आपने देखा था इसके पहले क्वेश्चन में कि बच्चों की सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से कैसे होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। जो मैंने सेट 21 जनवरी 2022 का सॉल्व कराया था उसमें यह आंसर था। और बच्चे विकास के वातावरण के साथ अंतर क्रिया करते हैं, ये जीन पियाजे का नियम है। जबकि सामाजिक सांस्कृतिक जो है ये जो है लेवगस्की ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इनकी यह आलोचना करता है। बात करते हैं जीन पियाजे और लेवस्की ने सीखने की समझ की प्रक्रिया को प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो ये निष्क्रिय से सक्रिय की तरफ स्थानांतरित किया है। आपको बता दें कि पियाजे और वायस्की के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया बालक में सक्रिय भागीदारी को बताती है। तो जाहिर सी बात है, तो बच्चे जो है निष्क्रिय से किधर की तरफ जाते हैं? सक्रिय की तरफ पे। इन्होंने सक्रिय भागीदारी बताई थी। और चीज़ें कब वो कहाँ से किधर जाती हैं? पहले बच्चा निष्क्रिय रहता है, फिर कहाँ जाता है? सक्रिय की तरफ जाता है। लेवस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया है।
तो यहाँ पे आपका आंसर पहले ही हो जाएगा। जहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया दिखे वहाँ पे सीधे आप लेवास्की को मार के चले आइए। लॉरेंस कोहरबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखता है कि समाज को अपने नियमों के समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आज्ञा पालन, दंड, अभिविन्यास, अच्छा लड़की अभिविन्यास, सामाजिक क्रम अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। आप यहाँ से अंग्रेजी देख लेना, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ये जो अतः इस पर बालक को जो सही लगता है ना वही चीज़ें करता है। तो यहाँ पे जो क्रम नियंत्रक अभिविन्यास है ये लॉरेंस कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो कि सही बताता है। आगे हम लॉरेंस कोहलवर्ग को पढ़ेंगे तो यहाँ पे चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। जब इससे आप क्वेश्चन और आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करता है तो यहाँ पे बुद्धि का प्रकार भाषिक, अंतःस्थिति, अनुपालन संभावना, लेखपाल बनेगा। ये सारी बुद्धि का प्रकार भाषिक है, अंतःस्थिति है तो लेखपाल की संभावना हो सकती है। क्या ये बुद्धिक प्रकार स्थानिक वास्तुकार बनेगा या गायक बनेगा, शिक्षक बनेगा? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या बच्चा जन्म से ही सीख कर आता है? तो इसका सीबीएसई ने जो आंसर सबको मारा था, यानी कि ये क्वेश्चन ही गलत था पूरा का पूरा, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो लेखपाल ही बने। अगर बुद्धि का प्रकार स्थानिक हो, अंतःस्थिति हो तो वास्तुकार बनेगा। तो ये क्वेश्चन विवादित प्रश्न कह सकते हो और सीबीएसई ने सबको इसके लिए कॉमन नंबर दिया था। आपको बात करते हैं बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक क्या होता है। बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो होता है, पहला देखते हैं, निर्देश देता है कि विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करता है, नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। बच्चों सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप से देखता है, तो यहाँ पे रचनावादी इस ऑप्शन को दिमाग में रखेंगे। अभी एक कठोर मानकीकृत पठ्यचर्या तय करता है, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब बात करते हैं आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों को श्रेणियों में बांटने के लिए, ये भी नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावक को दिया जाएगा वो मानक संबंधित परीक्षण पर आधारित होगा। इस ऑप्शन को दिमाग में अभी रखेंगे। बात करते हैं मापदंड संदर्भ पर आधारित हो, तो मापदंड तो नहीं कह सकते हो आप हो, क्योंकि कोई मापदंड नहीं होता, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। विद्यार्थी के प्रदर्शन उनके सहपाठियों को तुलना करके, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करें, उनकी विशिष्टता, और इन दोनों ऑप्शन को देखिएगा सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? मानक संदर्भित परीक्षण या विद्यार्थी की प्रगति की विशिष्टता को प्रतिबिंब करे। तो यहाँ पे जो फोर्थ है ना वो ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, क्योंकि मानक संदर्भित परीक्षण आधारित, इसकी अंग्रेजी आप देख लेना कि बेस्ड ऑन ए नॉन रेफरेंस टेस्टिंग, और लास्ट का क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोग्रेस। जब बच्चा उसकी जो विशेषता है ना उसको प्रतिबिंब की जाए, ये ज़्यादा करेक्ट लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसी हो? परीक्षाओं पर केंद्रित हो, गलत है। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित हो, ये भी आप इस ऑप्शन को भी गलत हो, क्योंकि पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। तीसरा है संलग्न और संदर्भित हो, इसको आप दिमाग में भी ले रखी रहिए। मानकीकृत और एक रूपी हो, एक रूपी भी नहीं कह सकते, यूनिफॉर्म नहीं कह सकते, क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, लिंग है जबकि जेंडर, तो यहाँ पे जो सेक्स है वो क्या होता है? बायोलॉजिकल चीज़ होती है, और जेंडर क्या होता है? एक सामाजिक संरचना होती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 14 की, कि बच्चों के मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में कौन से तरीका का प्रयोग करना चाहिए? समूह में कार्य, कक्षा में भागीदारी, पोर्टफोलियो प्रस्तुतिकरण। तो समूह में कार्य होना चाहिए, कक्षा में भागीदारी होनी चाहिए। पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा? उसका रिपोर्ट कार्ड, गुड हैबिट, बैड हैबिट, ये भी तो होना चाहिए बच्चों का प्रस्तुतिकरण। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो ऑप्शन है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की, भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भाषा के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, इस वाले ऑप्शन को भी दिमाग में रखेंगे। और भी पढ़ते हैं, भाषा के संज्ञानात्मक में कोई भूमिका नहीं है, नेगेटिव पॉइंट। भाषा संज्ञानात्मक विकास की बाधा उत्पन्न करती, गलत है। भाषा संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रिया है, यह भी गलत है, क्योंकि भाषा और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से लिंक करता है, सॉरी। तो भाषा का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, ये करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं निम्नलिखित में किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया? तो इसमें आप जो लास्ट का 4 का ऑप्शन है, जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। यहाँ पे बता दें आपको कि
जो ये नियम लाया गया था उसमें बताया गया कि उनके सशक्तिकरण और सच्चे समावेश को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र पर प्रदान करेगा, और इसके मुताबिक जो है दिव्यांगों को अपमानित करने, धमकी देने या पिटाई करने से 6 से 5 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो ये 2016 का जो अधिनियम, अधिकार अधिनियम जो कि इनको दिया गया था। बात करें समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित में किसकी ज़रूरत को पूरा करने में मदद करता है, तो समावेशी शिक्षा जहाँ पे भी आएगी वहाँ पे चाहे दिव्यांग बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे बुद्धिमान बालक हो, सभी जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी की बात की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कुलकुलिया। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड प्रश्न है, तो इसका क्या हो जाएगा, गणितीय गणना करने में इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। भाषण और भाषा विकार वाले विद्यार्थियों में बाधा उत्पन्न करेगा। यहाँ पे देखना, कार्यों और दत्ते कार्यों को छोटे आसानी से प्रबंधित चरणों को विभाजित करना, इसको भी अपने दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अव्यंजक भाषा की कौशल को समर्थन करने और दृश्य को हतोत्साहित करने में सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, तो हाँ, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाधा उत्पन्न कर रहा है मौखिक और लिखित कार्यों को पूर्ण नियोजित रणनीतियों का उपयोग करने के लिए, ये सही चीज़ है। कक्षा में श्रवण दृश्य विषयों को कम करना, और पहला और दूसरा ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे ये चीज़ें नेगेटिव उत्पन्न, हतोत्साहित हो रहा है तो बाधा उत्पन्न कर सकता है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। प्रतिभाशील विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाओं को आगे बढ़ने की अनुमति देना, दूसरा है पाठचर्या त्वरण के लिए लचीले पल को अपनाना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को हम एक प्रकार से रखेंगे, स्वतंत्र परियोजना को आगे बढ़ाना। दूसरा है लचीलेपन को अपनाना, पाठचर्या को, ये नेगेटिव पॉइंट है। एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना, ये भी गलत है। एक यूनिफॉर्म आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा बुद्धिमान है और उसको बार बार सरल चीज़ें बता रहे हो जो नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो उससे बोर हो जाता है, तो ये भी नहीं सकते। उत्तेजक संवर्धन गतिविधियों को प्रदान करना, तो ये भी नहीं दे सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। हाँ, किससे बचना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि निम्नलिखित विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए। तो विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति देना, ये सही चीज़ है। इसको लचीलोपन को अपनाना, ये चीज़ें सही चीज़ें हैं। एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना, इससे बचना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने अभी बताया ना, क्योंकि कोई बच्चा अगर बुद्धिमान है तो, और कोई बच्चा सामान्य है, उसको एक ही चीज़ को बार बार आप पढ़ा रहे हो, सामान्य बालक को, बुद्धिमान बालक को, तो बुद्धिमान बालक का मन नहीं लगेगा, तो उस चीज़ को पढ़ना नहीं चाहेगा, आपकी क्लास में वो बैठना नहीं चाहेगा। तो एक आयामी पाठ्यक्रम को लागू करना, इससे एक शिक्षिका को क्या बचना चाहिए। ठीक है, सॉरी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। किसी नए संप्रदाय को शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्व निरपेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। पहले देखिए, ये एसरेशन रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, कथन और कारण, इसका कथन भी देखना है और कारण। अब कथन के बाद क्योंकि लगा कर उसको संदर्भित कर रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है, तभी। अगर दोनों अलग अलग आपस में है तो उसको भी हमें देखना है। सबसे पहले देखें, किसी नए संप्रदाय को शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षक को पूर्व प्रेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों के नए संप्रदाय को समझने में की आवश्यक जानकारी को ध्यान में मदद करेगा। ये तो बात सही लग रही है। क्योंकि शारीरिक दंड, तो ये कथन और कारण अलग अलग दिख रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऊपर संप्रत्यय थी और नीचे शारीरिक दंड है। तो नीचे वाला पढ़ते हैं, शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति से रूप से नहीं किया जाना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं। जो ऊपर वाला पॉइंट है वो नीचे वाले पॉइंट से बिल्कुल भिन्न है। तो यहाँ पे कहेंगे दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वह विद्यार्थियों के बीच पैदा कर सकता है महारत के लिए संरचना, नवाक्षर की इच्छा, सीखने की प्रेरणा, अनावरण के लिए प्रतिरोध। क्योंकि कोई अध्यापन अगर कहे भैया कि मैं ही जो हूँ वो सबसे बेस्ट हूँ, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही लास्ट है, तो ये चीज़ें गलत है। ये जो बच्चों को नई सीखने में वो प्रतिरोध पैदा करेगी, क्योंकि बच्चे उससे आगे पढ़ना नहीं चाहें। तो अध्यापक को ये चाहिए कि कहना कि मैं जो बता रहा हूँ उससे भी अच्छी चीज़ें आपको किताबों में या और भी लोग जानते हैं, जिससे बच्चा जो है और भी मन लगा के पढ़ाई करना या आगे की पढ़ाई
उसको जानने की इच्छा होगी। जब आप उसको अंत कह दोगे कि जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें क्लियर है, तो यहाँ पे उसके प्रतिरोध पैदा हो सकती है, जो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब और कहाँ क्यों करना चाहिए, इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। बात तो सही है, क्योंकि एक अधिगम रणनीति को देखिए, अब अधिगम रणनीति ऊपर था और अधिगम रणनीति नीचे भी है, तो कथन और कारण की बातें सही हैं, मतलब एक दूसरे से लिंक कर रही है, लेकिन स्पष्टीकरण है कि नहीं अब पढ़ने के बाद पता चलेगा। एक अधिगम रणनीति बनाए रखने की नियोजित संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थी को पता लगता है कि उसका उपयोग और कहाँ करना चाहिए। बात तो सही है, ए और बी दोनों सही है, उसका स्पष्टीकरण भी सही से कर रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण क्या हो जाएगा? किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया को मूल्यांकन करना, इसको भी दिमाग में रखेंगे। दो चित्रों के बीच में अंतर को पहचानना, नेगेटिव पॉइंट, मीथेन का रासायनिक सूत्र जानना, ये भी किसी अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण नहीं सकता। एक विशेष राजवंश की, ये भी चीज़ें गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, जो है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच में प्रतिक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण कैसे हल करें, डीएनए के घटक, संरचना, कौन सा ग्रहण, सबसे चारों ऑप्शन पढ़ लिया होगा अपने, भारतीय राष्ट्रीय गणना किसने लिखा था। तो एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बीच प्रतिक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको पहले से विद्यमान हैं, तो यहाँ पे वो कैसे सुसाध्य कर पाएगी, बच्चा सीखा है कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपको सार्वभौमिक हैं, ये बुक में हूबहू मिल जाएगी। जबकि ऑक्सीकरण अपचयन जो है, इसको अगर आप इसके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक को अलग अलग कर देते हो तो इसका अलग आंसर आ जाएगा। तो इससे बच्चे के सही आकलन पता चल जाएगा कि वाकई में बच्चा उसके लिए मतलब जो उसके रूप में प्रत्येगात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाह रही है वो क्लियरिफिकेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि परमाणु भार और परमाणु क्रमांक देंगे अलग अलग, बच्चों को बोल देंगे, वो कह देंगे कि इसका परमाणु भार तुम लिख लो, दूसरे को बोल देंगे दूसरा लिख लो, तभी ना हम उसको क्लियर ही कर पाएंगे हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जबकि ये चीज़ें क्या होंगी, एक दूसरे से पूछ कर भी कर सकते हैं, सबका समान आंसर आ जाएगा, तो ये चीज़ें नहीं हैं। बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? पाठ्य पुस्तक को रटना चाहिए, गलत चीज़ें हैं। व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रक्रिया को संयोजित करें, तो दूसरा ऑप्शन दिमाग में अभी रखेंगे। विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का अवसर प्रदान करें, तो यहाँ पे आप व्यवहार अनुकूलन की उत्तेजना, ये भी नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। विद्यार्थियों को प्रेरित करने के मूर्त पुरस्कार जो है नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के लिए अवसर प्रदान करें, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जब विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया है तो शिक्षक ने अपने विचार खुद बात करने का सुझाव दिया। ऐसा करने के बाद विद्यार्थी ने कहा मुझे जवाब आता है, तो इसका क्या हो जाएगा? कार्यात्मक से स्थिरता, स्मृति सहायक विधि, अनुक्रिया समुच्चय या मौखिकरण। तो यहाँ पे मौखिकरण आ जाएगा। मौखिकरण इसलिए आएगा क्योंकि उसमें विद्यार्थी ने अपने विचार जो शब्द थे वो उसको व्यक्त करने का मौका मिला, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा मौखिकरण। नेक्स्ट बात करते हैं, भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भ्रांतियाँ का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जा सकता है। तो यहाँ पे द्वारा सीखने की रचनात्मक रूप से भ्रांतियों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ये चीज़ देखना है यहाँ पे। तो ये चीज़ सही लग रही है। भ्रांतियाँ कुछ संप्रत्यय के बारे में समझ के प्रारंभिक क्षण की विशेषताएं सही है। भ्रांतियाँ स्पष्ट रूप से बच्चों को कुछ भी नई उन्नत सिखाने की अक्षमता को, भैया भ्रांति अगर आ रही है तो उन अक्षमता कैसे दर्शाएगी? नेगेटिव पॉइंट है, तो ये वाला करेक्ट आंसर ये सही नहीं है। ठीक है, भ्रांतियाँ आसपास देखी जाने वाली प्रक्रियाओं के सहज ज्ञान प्रतिनिधित्व करता है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन, ये जो है भ्रांतियाँ निम्नलिखित में कथन सही नहीं है, ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संवेग अधिगम के सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो यहाँ पे आशा जो है ये सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, किसी कार्य के विफलता के लिए निम्नलिखित में कौन सा आरोपण एक विद्यार्थी के भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करता है? मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, बुद्धिमत्ता स्थिर है, तो ये गलत चीज़ें हैं। मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ, उसको भी दिमाग में बैठा लेंगे। तीसरा, शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था, नेगेटिव पॉइंट। ये विशेष परीक्षा मंगलवार को, ये गलत चीज़ें हैं, तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो दोस्तों ये था आज का प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का सेट का सॉल्व करेंगे और हम एक दूसरे को लिंक करके पढ़ेंगे, और इससे आपको बिल्कुल ही सहायता मिलने वाली है। आप देखेंगे कि जब आप 10-15 सेट सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक मोटिवेशन आएगा और आप अच्छा प्रयास कर लेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपके 20-25 क्वेश्चन CDP के सही होने वाले हैं। केवल आप जो है
इन सेटों को अगर सॉल्व कर लेते हो मेरे साथ। दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगी ज़रूर है, तो आपसे बस यही गुजारिश है कि इसको शेयर कर देना यार, क्योंकि अगर मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो अगर मुझे इसका परिणाम मिलता है ना, तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा और सब्जेक्ट की। तो कमेंट में बताना आप कि जूनियर की और कौन कौन सी आप जो है वीडियो चाहते हो किस किस सब्जेक्ट की। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। थैंक यू।